everyone, I am back on this channel with another lecture in the series of modern history. In this chapter we will be studying the Anglo-Burmese War. This is the first part, that means we are studying the first Anglo-Burmese War. So बर्मा जो है वो म्यांमार को हम बोलते हैं आज के डे में. तो you can already guess it that these wars are related to the annexation of eastern part of India. ठीक है, जो ईस्ट इंडिया है मतलब कि जो नॉर्थ ईस्ट है पूरा बंगाल के आगे जितने भी टेरिटरीज आते हैं जो हमारे ईस्ट इंडिया में आते हैं उन सबको कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कंट्रोल के अंडर लिया हम वो पढ़ने वाले हैं. सो वील बी स्टार्टिंग विद दैट. लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ अनअकैडमी प्राइस हाइक अलर्ट लेकर आया है. सो ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू गेट द सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी दे शुड गेट इट बिफोर द प्राइस हाइक. तो जो प्राइस हाइक है वो होने ही वाली है बट द डेट्स हैव बीन एक्सटेंडेड. तो अभी आप अगर सिंपल YT SIMPLEYT इस कोड को टाइप करते हैं जब आप सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हैं देन यू कैन डेफिनेटली गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. Okay, so go and subscribe now and do not forget to apply this code SIMPLEYT. Unacademy Aspire Test is an all India free mock test for all the civil service aspirants. इसका जो पेपर का पैटर्न होगा आप प्रीलिम्स GS पेपर जो देते हैं उसी के जैसा होगा. फाइन. द डेट्स वुड बी 10th and 25th ऑफ एवरी मंथ. तो 10th तो निकल गया, अब ये 25th को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा. देन ऑल द स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल they will have a very good experience. Other than that, the top 50 rankers they'll be getting exciting prizes and scholarships from Unacademy. जो रैंक 1 2 3 होगा उसको फ्री सब्सक्रिप्शन भी दिया जाएगा अनअकैडमी की तरफ से. सो द टेस्ट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 25th of October at 10 AM sharp. So for getting the to get to write this exam you have to enroll for it, and for enrollment you can go to our description and there you will find a link. Now Unacademy doesn't keep any language barrier. For that purpose it has brought 3 different kinds of बैच कोर्सेज. तो ये जो बैच कोर्सेज है ये आपके लैंग्वेज कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ही आपको मिलेंगे. फाइन. इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश देन यू कैन गो फॉर प्योरली इंग्लिश बैचेस. देयर द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस वुड बी इन इंग्लिश. all the things, all the lessons that you will be getting they would be in English. The study material would be in English and the test series would also be in the language that you prefer. Then all those who are comfortable in English as well as Hindi, ठीक है, बायलिंगुअल बैच कोर्सेज भी उन लोगों के लिए हैं जो दोनों जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन दोनों भाषाओं को रखना चाहते हैं. ओके, वो हिंदी में भी पढ़ना चाहते हैं एज वेल एज इन इंग्लिश. ओके, सो दे कैन गो फॉर बायलिंगुअल बैच कोर्सेज. अब जो लोग हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं उनको हिंदी का ही पूरा मटेरियल मिलेगा. जो एजुकेटर्स होंगे वो भी हिंदी में ही पढ़ाएंगे. फाइन. तो उनके लैंग्वेज कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उनको हिंदी में सारे बैच कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाएंगे. Okay, so these courses have already started. To get into these classes you have to get the subscription on Unacademy. With that subscription you are getting unlimited benefits, like you can learn live from the comfort of your home with unlimited access to all the courses by the top educators of India on just one platform. ठीक है, this is the biggest advantage that you are getting if you are converting your Unacademy to Unacademy Plus. Then all the educators that you need, that a civil service aspirant needs, वो सारे आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सबको कनेक्ट करेगा Unacademy. ओके, आपको इधर उधर नहीं भागना है. आप अपने घर पे बैठे बैठे ही जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, ठीक है, उनको Unacademy पर ही लेसन्स उनके ले सकते हैं. ओके, एंड अदर देन दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द कवरेज ऑफ योर सिलेबस. And the regular doubt clearing sessions would help you to solve all your queries. आपको जो भी डाउट्स हैं, ठीक है, वो आप डाउट क्लियरिंग सेशंस के थ्रू अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. And also answer writing sessions are very important for improving the quality of answers that you write. Obviously if you are preparing for UPSC you can definitely write answers, okay, there is no doubt, but then there is a thing, the quality of answer that you are writing. Okay, the essence of the answers that whoever is checking your notebook, जो भी आपके आंसर शीट को चेक कर रहा है उसको समझ आना चाहिए कि आपने जो चीज़ लिखी है वो बाकियों से अलग है. Okay, so for that you need ample amount of
practice, and for that practice regular answer writing sessions would be there, where you will be getting more and more used to writing quality answers, not just answers. Okay, जो स्टडी मटेरियल है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी अवेलेबल कराया जाएगा वीडियो के साथ साथ. एंड देन आफ्टर ऑल दीज थिंग्स आपको ये जानना है वेदर द प्रिपरेशन दैट यू आर गोइंग थ्रू वो फ्रूटफुल है या नहीं. आप एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं. ठीक है, दूसरों ने करवा दिया उससे फ़र्क नहीं पड़ता. हाउ मच यू आर एबल टू प्रोड्यूस इन योर रिजल्ट्स. ठीक है, वो चीज़ मैटर करती है. तो उसके लिए आप लाइव टेस्ट सीरीज़ देंगे. लाइव टेस्ट सीरीज़ जो होगी उसमें ना कि सिर्फ अनअकैडमी के बच्चे, ठीक है, ना कि सिर्फ 200-400 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, बल्कि ऑल इंडिया लेवल पर ये टेस्ट सीरीज़ कराई जाती है. ऑल दोज हु आर competing in this examination, like all those who are preparing for UPSC, they will be giving this test. एंड इस टेस्ट में आपको जो रैंक्स मिलेंगी वो आपकी ऑल इंडिया रैंक्स होंगी. फाइन, जिससे आप टाइम टू टाइम अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं आप कितना पॉजिटिव रिजल्ट दे पा रहे हैं और कब आप कौन से एरियाज़ में नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं. तो वो चीज़ें आपको सब लाइव टेस्ट सीरीज़ के थ्रू समझ आ जाएंगी. ठीक है, अब ये जो पूरी प्रोसेस है, यू विल बी गेटिंग अ पर्सनल मेंटोर एंड ही और शी विल बी गाइडिंग यू थ्रू दिस एंटायर प्रोसेस. ओके, now the things that are written over your screen, you will be getting all these benefits if you are like converting your Unacademy to Unacademy Plus. इसका मतलब ये है कि अगर आप Unacademy पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको right from the beginning, okay, where we start with the structured batches by the top educators of India till the end point of your journey, that is the interview preparation. ठीक है, ये पूरे प्रोसेस के दौरान Unacademy आपकी एक ट्रैक प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आपके लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो सब करेगा. लाइक first of all the language convenience. Okay, whatever language you prefer, you will be getting the material, you will be getting the lectures and all the things which you need in that language only. Then if you are not able to study in the daytime, okay, due to some reasons, if you are not able to follow the lectures in the daytime, then you can get the lectures in like at night also. Okay, there are late night batches also, and वहाँ पे भी आपको उतना efficiently ही पढ़ाया जाएगा जहाँ पे आप दिन में जितनी efficiently चीज़ें पढ़ाई जाएंगी. Okay, so 2A batches, then 100% syllabus coverage, vast range of optionals. Okay, this is the biggest advantage that you are getting on Unacademy. You can like get so many resources for your optional. आपको इधर उधर नहीं भागना है आपके optional के लिए. You are getting all the resources which are required for your optional. Then जितने भी फॉर्मेट्स है यूपीएससी में, ओके, प्रीलिम्स, मेंस, देन करंट अफेयर्स, ऐसे राइटिंग, आंसर राइटिंग, ये सब की प्रैक्टिस आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर कराई जाएगी. ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ों का बेनिफिट मिलने वाला है. सो ये सब बेनिफिट्स आपको जब भी मिलेंगे इफ़ यू आर गोइंग टू गेट द सब्सक्रिप्शन ऑन Unacademy. एंड व्हेन यू आर गोइंग फॉर द सब्सक्रिप्शन, डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई द कोड SIMPLEYT. Now Unacademy's Champions Conclave, this is a session where the toppers of UPSC 2019 will be gathering and they will be sharing the tips, tricks, strategies, tactics, plans and timetable, the books they have used and their experience about the preparation journey. Okay, so a day would be dedicated where you will be learning all these things other than your syllabus. ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करना ही एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जब आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. ठीक है, उसके अलावा आपको ये भी देखना है कि आप एक वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सो दैट यू विल बी गेटिंग लाइक मोर एंड मोर क्लोजर टू योर गोल. अब ये जो चीज़ें हैं, जो गाइडेंस आपको मिल रहा है, ये उन लोगों से मिल रहा है जो ऑलरेडी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर चुके हैं. ठीक है, तो ये आपके लिए एक काफ़ी बेनिफिट वाली बात हो जाएगी. देन द T20 डेली करंट अफेयर्स, दिस इज़ द फ्री टेस्ट सीरीज वेयर यू विल बी गेटिंग 20 क्वेश्चंस डेली एट 7:30 एंड इट वुड बी गिवन टू यू फॉर 20 minutes. It would be of 40 marks and at the end of this test you will be getting test analysis report card. Okay, this would be a detailed report card where you can judge yourself how much you have
upgraded and how much you are updated with the things that are going around the country, around the world. Then the links to our channel are given below in the description. You can click on those links to join our channel, where you will also be getting the things which are related to your syllabus. But other than that, you will be getting the motivational videos, the other contents, like जो भी यूपीएससी अभी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा रहा है उनके जो ऑन गोइंग प्रोसेस है, ठीक है, जो भी कट ऑफ मार्क्स है या फिर जो भी यूपीएससी की तरफ से नए नोटिफिकेशंस आए हैं, आप वो भी वहाँ पे आपको जानने को मिलेंगे. फाइन. एंड ऑल्सो यू विल बी गेटिंग द डेली न्यूज़ एनालिसिस, ओके, इन द मॉर्निंग. तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी. चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे चैप्टर के साथ, दैट इज़ एंग्लो बर्मीज़ वॉर. जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो वॉर है ये नॉर्थ ईस्ट, जो ईस्ट है इंडिया का, उससे रिलेटेड है. फाइन. बंगाल तक तो टेरिटरी जो थी वो किसके कंट्रोल में थी? वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही कंट्रोल में थी. अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द बैकग्राउंड दैट व्हाई दिस पर्टिकुलर वॉर टुक प्लेस. ठीक है, तो हम बैकग्राउंड अभी पढ़ रहे हैं. Burma to the east of India became a strong and extensive state by beginning of the 19th century. It occupied Manipur, Assam, etc., so that its boundary touched the territory of the English in India. It resulted in occasional boundary disputes between the two, leading to the Yandabo Treaty and the First Anglo-Burmese War, but the primary cause of conquest of Burma by English was their imperial designs. The English completed this process after 3 wars against Burma. तो इसमें क्या चीज़ हुई थी? सी, द बैकग्राउंड इज़ वेरी सिंपल. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बर्मा था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में. उसकी जो पार थी वो इंक्रीज़ होती जा रही थी और वो अपना एक्सटेंशन बढ़ाते जा रहे थे. तो वो अपना जो पावर है, ठीक है, वो जितनी भी टेरिटरीज़ को कंट्रोल करना चाहते थे, वो उसमें से मणिपुर और असम थी, उस पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया था. अब वो और आगे जब बढ़े तो वो जो बंगाल है, ठीक है, बंगाल के पास आके खड़े हो गए. तो अब उनकी जो टेरिटरी है बर्मा की, और जो दूसरी टेरिटरी है बंगाल में, कौन रूल कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी. अब उनके बीच में जब दोनों पावरफुल अपने आप को समझ रहे हैं तो उनके बीच में अब डिस्प्यूट स्टार्ट होंगे. ठीक है, बाउंड्री डिस्प्यूट्स वर वेरी कॉमन एट दैट टाइम. तो अब बाउंड्री डिस्प्यूट स्टार्ट होंगे. ओके, तो इसकी वजह से बाउंड्री डिस्प्यूट्स जब स्टार्ट हो जाते हैं तो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज़ वॉर स्टार्ट हो जाएगा. और ये कब ख़त्म होगा? ये यानदाबो ट्रीटी के साथ ख़त्म होगा. ठीक है, तो ये वॉर, पहली चीज़ जो बर्मा था उसने क्यों किया था? पहली चीज़ ये थी कि वो जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे उनको रिजॉल्व करने में फेल हो गए थे. ठीक है, उसकी वजह से. और दूसरी चीज़, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्यों इस वॉर में पार्टिसिपेट करना चाहते थे? क्योंकि जो बर्मा है उसके और ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड रिलेशंस अच्छे नहीं थे, और अपनी इम्पीरियल डिज़ाइन को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज़ को कंट्रोल करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी कोशिश कर ही रही थी. तो इसी कोशिश में उसने ये देखा कि हम बर्मा को भी कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, बर्मा को भी अपने रूल के अंडर ले सकते हैं. सो अब ये जो सीरीज़ है मैंने आपको बताया, इसमें 3 वॉर होंगे. ये एक पूरी सीरीज़ है, जिस एंग्लो बर्मीज सीरीज़, इसमें 3 वॉर होंगे. हम फर्स्ट के बारे में पढ़ रहे हैं. तो फर्स्ट के जो इस स्लाइड से, आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड से जो चीज़ समझ आई है वो ये है कि ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स की वजह से ही हुआ था मेनली. नाउ फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, इट टुक प्लेस बिटवीन 1824 to 1826. Now the attempts of English to develop trade relations with Burma has failed. मैंने आपको बताया कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बर्मा के साथ ट्रेड रिलेशंस अच्छे तो करना चाहती थी, ठीक है, लेकिन द अटेम्प्ट्स हैड फेल्ड. They therefore picked up border disputes as pretext for war with a view to putting pressure on Burma. The crisis erupted when Lord Harmhurst came to India as Governor General of the company in 1823. The Burmese themselves provided the opportunity to the English for a war. ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स ही मेन रीज़न था. इसमें जो बर्मीज थे वो उन्होंने खुद ही ये फाइट पिकअप कर ली थी
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी लड़ने में इंटरेस्ट दिखा रहा था, क्योंकि उसको लगा था कि वॉर तो हार ही जाएगा वो बर्मा। अब उसके हारने के बाद पता है ना आपको कि क्या करते थे वो, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आस्क फॉर द वॉर इंडेमनिटी, और वो जो वॉर इंडेमनिटी होती थी वो काफ़ी हाई होती थी, जिसको जो भी टेरिटरी से वो लड़ाई करते थे वो पे नहीं कर पाती थी। और जब वो पे नहीं कर पाती थी तो वो पेनल्टी के तौर पर जो कुछ टेरिटरीज़ वहाँ पे होती थी जहाँ से वो अपना ट्रेड रिलेशंस और अच्छे कर सकें, जहाँ से वो अपना ट्रेड बढ़ा सके, वो टेरिटरीज़ को देना पड़ता था एज पेनल्टी, जो भी हारने वाला राजा होता था उसको। ठीक है, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक बहुत अच्छा मौका था अपना इंपीरियल डिज़ाइन आगे बढ़ाने का। ठीक है, ईस्ट में अब एंटर करने का। The Burmese had developed a false sense of their power after annexing Manipur, Arakan and Assam. 3 स्टेट्स थे, असम, अराकन और मणिपुर, ये 3 स्टेट्स को कब्जा कर लिया था बर्मा ने। तो इस पे कब्जा करने के बाद ऐसा लगा था बर्मा को कि अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी को भी हरा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो उनका फॉल्स सेंस था पावर के लिए कि हम हरा सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ही उन्होंने फर्स्ट वॉर को लीड कर दिया था। फाइन, देयर कमांडर इन चीफ महाबुंदेला फेल्ट दैट ही वुड बी एबल टू डिफीट द ईस्ट इंग्लिश एज easily as he has defeated the Assamese. Even the common people of Burma were very confident of the victory of their king after the English. Therefore, everybody in Burma was in favor of a war against the English. The English on their part were equally desirous for a war against Burma because it could serve their imperial designs well. The pretext of the war were the border disputes. ठीक है, plain reason इसका border disputes ही था। सम इंग्लिशमैन हु वेंट, अब देखिए कहानी शुरू कैसे होती है। कहानी में आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, आपको एकदम से समझ आ जाएगी। कहानी ये थी कि कुछ इंग्लिशमैन थे, वो बर्मा के साइड गए हंटिंग के लिए। ठीक है, एलिफेंट हंटिंग के लिए वो गए बर्मा के साइड। वहाँ पे जो बर्मा के राजा थे उन्होंने वो इंग्लिशमैन को पकड़ लिया और उन्होंने कस्टम ड्यूटी मांगी। अब आप हंट करने के लिए आए हैं तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी जो इंग्लिश ट्रेडर्स थे उनसे। और ये जो they were carrying their goods through नल्ला ऑफ कूर। ठीक है, तो जो भी वो गुड्स थे, उन्होंने जो भी हंटिंग की, वो जो अब जो भी चीज़ वो हंट करके ले जा रहे थे नल्ला ऑफ कूर से, ये एक जगह का नाम है, वहाँ से ले जा रहे थे। तो राजा के सिपाहियों ने उनको पकड़ लिया और उनसे कस्टम ड्यूटी मांगा। तो जो इंग्लिश थे उन्होंने मना कर दिया कस्टम ड्यूटी पे करने से। तो इसी की वजह से लाइक दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से उनके दिमाग में आइडिया आया कि अब तो हम युद्ध करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये इसी की वजह से अब मैसेज पहुंचता है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि फाइन, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, बट ओवर द पोजेशन ऑफ आइलैंड ऑफ शाहपुरी विच वॉज अंडर द पोजेशन ऑफ द इंग्लिश। अब ये जो वॉर था ये कहाँ पे पहुँच गया था, एक शाहपुरी आइलैंड करके एक जगह थी जहाँ पे इंग्लिश कंट्रोल करते थे। जो बर्मीज थे वो चाहते थे कि ये पर्टिकुलर जगह को न्यूट्रल डिक्लेयर कर लिया जाए कि ना आपका है ना हमारा है। ओके, देन दे वांटेड द आइलैंड टू बी डिक्लेयर्ड न्यूट्रल, लेकिन ब्रिटिश ने ये करने से मना कर दिया। तो जब उन्होंने ये करने से मना कर दिया तो क्या हुआ, वॉर की कंडीशन बन गई। लॉर्ड आर्महर्स्ट थे उस टाइम पे, जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड आर्महर्स्ट थे। अब ट्रीटी ऑफ यांदाबो पे हम आ गए। यांदाबो ट्रीटी है ये वॉर को ख़त्म करने के लिए। ओके, तो कुछ रीजंस थे मैंने आपको बता दिया। बॉर्डर डिस्प्यूट था पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये था जो शाहपुरी आइलैंड था उसको बर्मीज़ ने बोला कि आप इसको न्यूट्रल डिक्लेयर कीजिए, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं मानी वो बात। इसकी वजह से वॉर स्टार्ट हो गया। अब ये वॉर ख़त्म कहाँ पे होता है, ट्रीटी ऑफ यांदाबो। ठीक है, तो आपको ये लेक्चर जब मैं पढ़ा रही हूँ आपको एंड में 2 चीज़ें पक्के से याद होनी चाहिए कि ट्रीटी ऑफ यांदाबो हुई थी फर्स्ट एंग्लो बर्मीज़ वॉर में, और मणिपुर, असम, अराकन, ये 3 जगह थी जिनको बर्मीज़ रूल से अब शिफ्ट कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल पे। ठीक है, तो ट्रीटी क्या थी हम पढ़ते हैं। द इंग्लिश अटैक्ड बर्मा फ्रॉम 2 साइड्स, 1 आर्मी प्रोसीडेड द लैंड रूट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ट्रीटी साइन हो रही है। ट्रीटी साइन होने से पहले वॉर का कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ते हैं कि वॉर कैसे हुआ था। वॉर में सबसे पहले क्या हुआ, हमने ये देखा कि
ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपनी बात पे अड़ी हुई थी, बर्मीज थे वो अपनी बात पे अड़े हुए थे। अब वॉर स्टार्ट हो गया। वॉर कैसे स्टार्ट हुआ? जो इंग्लिश थे उन्होंने दो साइड से अटैक किया। पहला साइड कौन सा था? उन्होंने नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट किया, ठीक है, बंगाल के साइड से वो आए, वहाँ से लैंड रूट लेके वो बर्मा के साइड घुसने लगे, ठीक है। जो भी टेरिटरीज जहाँ पे बर्मा कंट्रोल करता था वहाँ पे वो एंटर करने लगे। एक तो नॉर्थ ईस्ट से, दूसरा उन्होंने सी रूट चूज़ किया। अब जो सी रूट है वहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे इंडियंस ट्रैवल नहीं करते थे, क्योंकि उस टाइम पे ये एक ऐसा बिलीफ होता था कि जो इंडियन सोल्जर्स थे वो सी के थ्रू ट्रैवल नहीं करना चाहते थे। दे वर नॉट कंफर्टेबल इन ट्रैवलिंग थ्रू सी, ठीक है। वो उनके कुछ रिलीजियस बिलीव्स हुआ करते थे उसकी वजह से, तो उनको लैंड रूट के थ्रू ले जाया गया। अब जो नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी घना जंगल था, थिक फॉरेस्ट थे, तो वो थिक फॉरेस्ट में से ही लोगों को गुजरना पड़ा, तो उसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी, और ऊपर से रेनी सीज़न भी था। तो इसकी वजह से जो नॉर्थ ईस्ट से उन्होंने एंटर किया था वहाँ पे वो हार गए थे, क्योंकि जब वो इतने थिक फॉरेस्ट को ट्रैवल करके आए हैं तो क्रॉस करके जब वो पहुँचते हैं लड़ाई करने तो वो काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, और वहाँ पे जो बर्मीज कमांडर थे महाबुंदेला, उन्होंने फाइट में हरा दिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज आई थी उसको। अब दूसरी साइड से वो पहुँचे थे रंगून के साइड से, रंगून साउथ से वो पहुँचे, ठीक है, सी रूट के थ्रू। वहाँ पे इंग्लिश ने जो बर्मीज थे उनको हरा दिया। अब जो महाबुंदेला थे वो नॉर्थ ईस्ट के साइड में थे, नॉर्थ ईस्ट से उनको साउथ में बुलाया गया कि आप यहाँ पे आके कंट्रोल लीजिए, ठीक है, ट्रूप्स को आप लीड करिए आके, यहाँ पे भी जीतना है क्योंकि। लेकिन क्या हुआ, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको हरा दिया था फाइनली। अब जब ये हुआ तो जो असम था, असम को कंट्रोल कर लिया इंग्लिश ने, and they further moved to Rangoon. Mahamundela checked their progress for about a month, but then he was killed in a battle in April 1825. The English occupied Prom, the capital of Lower Burma. The Burmese started negotiations for peace when English were only 6 miles away from Yandabo, the capital of Burma. ठीक है, जो कैपिटल थी बर्मा की यानदाबो, तो यानदाबो उसी के नाम से यानदाबो ट्रीटी साइन करी जाएगी। और उस टाइम पे जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सिर्फ 6 मील दूर रह गई थी यानदाबो से, तब ये ट्रीटी साइन करी गई दोनों पार्टीज़ के बीच में 1826 में। अब ये ट्रीटी थी क्या? ये ट्रीटी थी कि जो बर्मा था वो असम छोड़ देगा, वो चाचर छोड़ देगा और जैंतिया, ये 3 जगह थी जिनको ट्रीटी ऑफ यानदाबो के थ्रू बर्मीज रूल से फ्री कराया गया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने रूल के अंडर ले लिया था असम को, चाचर को और जैंतिया को। उसने साथ साथ एक जो अराकन नाम की जगह थी, ये तवोई मरयू तेनासीरिम, ये भी चीज़ें जो ये भी जितने भी स्टेट्स थे इनको भी ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे सरेंडर कर दिया था। मणिपुर जो अपना था उसको इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया गया था, एंड ऑल्सो इट वॉज अग्रीड टू एक्नॉलेज गंभीर सिंह एज इट्स रूलर. It agreed to pay a war indemnity of ₹1.5 crore to English. Both parties accepted each other as friends, agreed to depute and receive each other's ambassadors, and also to enter into commercial treaty. अब आप देख रहे हैं कॉमर्शियल ट्रेड जो नहीं था बर्मा के साथ, वो इस वॉर के थ्रू कॉमर्शियल ट्रेड स्टार्ट हो गया था। उन्होंने इसी लड़ाई के थ्रू जब वो हार गए बर्मीज़ तो उनको प्रेशराइज करना चालू किया, बहुत सारे टेरिटरीज़ ले लिए, ठीक है, उनके क्लेम से फ्री हो गए थे वो। साथ ही जो ट्रेड रिलेशंस नहीं थे वो अब बनना स्टार्ट हो गए थे। तो रिजल्ट जो इस वॉर का था, तो फ़ायदा इसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही हुआ है। ओके, दे गेन्ड एक्सटेंसिव टेरिटरीज इन नॉर्थ ईस्ट। इट आफ्टरवर्ड्स गेव देम द फैसिलिटी टू कॉन्कर बर्मा। तो बर्मा जो था वो इसी जो वॉर था इसी के थ्रू जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अंडर रूल आ गया था। ओके, सो दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ वॉर। बट द कॉजेज ऑफ वॉर, अब देखिए कुछ फैक्ट्स हैं जो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर से रिलेटेड हैं, वो फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे द कॉजेज ऑफ वॉर and the way it was planned by English have been seriously criticized by the majority of historians. The war was not properly planned, therefore the English suffered both in men and material. मैंने आपको बोला था कि properly planned, it was poorly planned because see जो टोपोग्राफी थी लैंड की जिसके थ्रू उनको ट्रैवल करना था, जब उन्होंने लैंड रूट लिया था तो उनको एक प्रॉपर सर्वे करके निकलना था कि जहाँ से वो ट्रैवल करने वाले हैं वहाँ पे टोपोग्राफी कैसी है,
फाइन। मैंने आपको बताया वहाँ पे थिक फॉरेस्ट थे जिसकी वजह से जो सोल्जर्स थे उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो मैन और मटेरियल उनको दोनों का ही लॉस हुआ था। फाइन। तो जर्नी जो थी वो काफ़ी टायरिंग थी और उसकी वजह से वो जो मैन फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो डिफीट उनको मिली थी उस पर्टिकुलर पार्ट में जो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट से एंटर किया था बर्मा के साइड, तो वहाँ पे इसीलिए डिफीट मिली थी ना कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा लोग मारे गए थे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खर्च हो गई थी, आर्टिलरी और जितने भी वेपन्स थे वो ज़्यादा यूज़ हुए थे और फिर भी वो हार गए थे क्योंकि जो उनका पुअरली प्लान्ड जर्नी था उसकी ही वजह से वो ये जो उस साइड पे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के साइड पे जो वॉर हुआ था वो हार गए थे। फाइन। सो दिस वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया बाय ऑल द हिस्टोरियंस, मेजॉरिटी ऑफ हिस्टोरियंस। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि इसके जो कॉजेज़ थे वो काफ़ी अनइम्पॉर्टेंट थे, ठीक है, इसमें वॉर की ज़रूरत नहीं थी। एज रिगार्ड्स द बर्मीज दे ऑफ कोर्स फॉट वेलियंटली बट इन नो वे वर दे अ मैच टू द इंग्लिश, ठीक है। तो उनके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके साथ युद्ध करने के लिए सोचा, लेकिन वो बात भी सही नहीं थी। फाइन। यू शुड हैव द आइडिया हाउ मच पावरफुल द अदर पर्सन इज, ठीक है। Every unbiased historian has concluded that the English had no just cause for declaring the war. Okay, so there was no good reason for this particular war, like the first Anglo-Burmese war. कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है जिसकी वजह से इस वॉर को इम्पोर्टेंट समझा जाए। ओके, तो इसमें मैं बोलूँगी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इसलिए अपनी इम्पीरियल डिज़ाइंस को बढ़ाने के लिए उन्होंने फ़ाइट की थी, और बर्मीज थे वो फॉल्स सेंस ऑफ पावर में थे, ठीक है, उसकी वजह से उन्होंने लड़ाई करने का सोचा। The Burmese had asked the English to declare the island of Shahpuri as neutral ground, which was quite reasonable. The Burmese were also justified in complaining that Arankis attacked their territories from the territory of English and therefore wanted it to be stopped. Fine. So अगर आपको रीजंस पूछ रहे सो देर इज़ नो गुड रीज़न, लेकिन अगर आपको रीज़न लिखना ही है तो पहली चीज़ ये है कि बर्मीज चाहते थे जो शाहपुरी आइलैंड है उसको न्यूट्रल डिक्लेयर कर लिया जाए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मानने से इनकार कर दिया था। दूसरी चीज़ बर्मीज बोल रहे थे जो अराकिन लैंड है, ठीक है, जो अराकिनीज पीपल है, अराकन जो टेरिटरी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर थी, तो उनके रूल के अंडर जो अराकीज लोग हैं वो बर्मा पर अटैक कर रहे थे बाउंड्रीज पर, तो उन्होंने उसको रोकने के बोला था। दिस वाज आल्सो निगलेक्टेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ, ठीक है। सो आई गेस दिस वाज एन इंटरेस्टिंग लेक्चर, क्योंकि इसमें हमने ये देखा कि ईस्ट में अब कैसे कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न दैट हाउ वेस्ट वॉज लाइक हाउ वेस्ट central provinces and west was controlled by East India Company, then how the southern parts of India were annexed. Now we are studying the east. उसके बाद हम जो पंजाब है, पंजाब provinces हैं वो भी पढ़ेंगे। ओके, सो आई गेस दिस वॉज ऑल अबाउट एंग्लो बर्मीज, द फर्स्ट वॉर ऑफ एंग्लो बर्मीज, ठीक है। सो आपको दो चीज़ें याद रखनी है इस लेक्चर के एंड में। मैंने बोला था आपको फर्स्ट वॉज ट्रीटी ऑफ यानदाबो, देन असम, मणिपुर, अराकन, ये कुछ ऐसे जगह थे जो बर्मीज रूल से फ्री कराए गए थे। ओके, सो आई गेस दिस वॉज इट। आई होप यू लाइक द लेक्चर एंड कीप लर्निंग विथ अस। थैंक यू।